Hello students, in this video we'll discuss chapter number 2, the Vedic period. अगर हम वैदिक पीरियड के टाइम फ्रेम को डिस्कस करें बेटा, तो ये स्टार्ट हुआ था 1500 बीसी में और ख़त्म हुआ था 500 बीसी को. ठीक हुई बात. बीसी स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट. हम बीसी या बीसीई दोनों ही यहाँ पर लिख सकते हैं. बिफोर कॉमन एरा भी लिख सकते हैं और बिफोर क्राइस्ट भी लिख सकते हैं. ठीक हुई बात. तो 1500 बीसी में वैदिक पीरियड स्टार्ट हुआ, 500 बीसी को वैदिक पीरियड खत्म हुआ. ठीक कोई बात. अब इसे वैदिक पीरियड क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि जो हमारे वेद हैं वो इसी टाइम में लिखे गए थे. हमारे जो स्क्रिप्चर वेद हैं वो वैदिक पीरियड में ही लिखे गए थे. अगर हम टाइम फ्रेम में थोड़ा सा और डीप डिस्कशन करें तो देखो, आज हम 2024 पर हैं बेटा. अगर हम 2024 साल पहले मतलब पीछे जाएंगे तो हमें मिलेगा 180 और 180 से फिर आपको कितना पीछे जाना है? 1500 ईयर्स. ठीक है, 1500 साल पीछे जाएंगे तो ये वो टाइम फ्रेम आ जाएगा जहां से हमारा वैदिक पीरियड स्टार्ट हुआ और खत्म कब हुआ? 500 बीसी पर. कब खत्म हुआ? 500 बीसी पर. तो अभी समझ में आई बात आपको? आज हम यहाँ पर हैं और इतना पीछे जाके यहाँ पर हमारा वैदिक पीरियड स्टार्ट हुआ था और यहाँ पर खत्म हुआ था. बस एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको जाननी चाहिए, जाननी नहीं पता ही होनी चाहिए, कि भैया ये जो वैदिक पीरियड था ये नेक्स्ट मेजर सिविलाइजेशन था दैट अकर्ड इन एंशिएंट इंडिया आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन. जब हरप्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ तो उसके बाद जो दूसरी मेजर सिविलाइजेशन एंशिएंट इंडिया में आई वो थी वैदिक पीरियड. ठीक हुई बात. चलें आगे. अब हम पढ़ते हैं भाई हमारे चैप्टर को. तो जो हमारे स्कॉलर्स हैं, जो हमारे हिस्टोरियंस हैं, वो ये जो वैदिक पीरियड है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. एक है अर्ली वैदिक पीरियड और दूसरा है लेटर वैदिक पीरियड. तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अर्ली वैदिक पीरियड को. ठीक हुई बात. तो बेटा आर्यंस जब पहली बार इंडिया में आए, यहाँ पर उन्होंने रहना चालू किया, वो सेटल्ड हो गए. तो इस पर्टिकुलर पीरियड को हम क्या कहते हैं? अर्ली वैदिक पीरियड. ये कब से कब तक चला? 1500 टू 1000 बीसी. ठीक हुई बात. बीसी बोले तो बिफोर क्राइस्ट, है ना. तो जो स्कॉलर्स थे, जो हिस्टोरियंस थे, उनका मानना है कि वो पीरियड जब आर्यंस पहली बार इंडिया आए, इंडिया में आके रहने लग गए, तो इसे हम अर्ली वैदिक पीरियड कहते हैं. बिटवीन 1000 बीसी टू 500 बीसी और फिर 1000 बीसी से लेके 500 बीसी तक जब आयरन एज आ गई, लोगों ने आयरन का यूज, लोहे का यूज करना सीख लिया. जब आयरन का यूज करना इन लोगों ने सीख लिया था तो ये रिवर के कोर्स को फॉलो करते हुए कहाँ पर आके रहने लगे? यमुना रिवर के किनारों पर, गंगा रिवर के किनारों पर. फिर से ध्यान से सुनो कि जब ये शुरुआती दौर में इंडिया में आए, वो कब से कब तक था? 1500 टू 1000. ये लोग आकर यहाँ रहने लग गए, सेटल हो गए. फिर 1000 बीसी से लेके 500 बीसी तक जब इन लोगों ने आयरन, लोहे का यूज करना सीख लिया तो इन्होंने रिवर कोर्स को फॉलो करना सीख लिया. जहाँ जहाँ रिवर जाती है ये भी रिवर के साथ साथ आगे जाते. और ये किस रिवर कोर्स को फॉलो कर रहे थे? यमुना रिवर और गंगा रिवर को. ठीक है. और बेटा जो आयरन टूल्स थे, जो लोहे से बने इनके क्या थे? टूल्स थे. जैसे एक्स हो गए, सिकल हो गया. इससे इन लोगों ने किसको क्लियर किया? फॉरेस्ट को. कुल्हाड़ी वगैरह बना ली, क्या बोलते हो आप लोग, दराती, उसको, उससे फॉरेस्ट को क्लियर करना चालू कर दिया. फिर ये ईस्टवर्ड गए. ठीक है, ईस्टवर्ड भी गए आगे की तरफ और साउथ ईस्टवर्ड डायरेक्शन में भी गए. मतलब अब अपने ये एरिया को एक्सपांड कर रहे हैं. ठीक है, पहले ईस्टवर्ड गए, फिर साउथ ईस्टवर्ड डायरेक्शन में गए. ठीक है. शुरुआती दौर में जो आर्यंस लोग थे वो नोमैडिक थे. नोमैडिक का मतलब क्या होता है बेटा? हु इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ वाटर. उसको हम क्या कहते हैं? नोमैडिक. नोमैडिक ट्राइब हम किसको बोलते हैं बेटा? या नोमैडिक लोग हम किसको बोलते हैं? वो लोग जो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहे हैं. क्यों? कई बार पानी की तलाश में, कई बार भोजन की तलाश में. तो ये लोग शुरुआती दौर में, अगर हम आर्यंस की बात करें, तो ये नोमैडिक नेचर के थे. बाद में इन्होंने सेटल होना सीख लिया, है ना. कहाँ पर ये सेटल हुए? गैंगेटिक वैली में. तो शुरुआत में जो आर्यंस थे वो नोमैडिक नेचर के थे. बाद में ये सेटल होना सीख गए, एक जगह रह के एग्रीकल्चर वगैरह करना सीख गए. तो इस पर्टिकुलर टाइम को हम कहेंगे कि भैया ये वो टाइम था जब इन लोगों ने थोड़ा एडवांसमेंट ले लिया था अपनी लाइफ में, सेटल हो गए, होने लग गए थे. इसे हम कहते हैं लेटर वैदिक एज. दिस पीरियड इज नोन एज लेटर वैदिक एज, 1000 बीसी से 500 बीसी तक चला. ठीक है.
द कल्चर ऑफ द पीरियड इज रेफर्ड एज वैदिक कल्चर, और इस टाइम में जो कल्चर इन्होंने अडॉप्ट किया उसे ही हम क्या कहते हैं, वैदिक कल्चर, क्योंकि यह वैदिक टेक्स्ट के ऊपर बेस्ड था। अब हम सोर्सेस को डिस्कस करेंगे भाई कि कोई सोर्स है क्या हमारे पास जिसके बेसिस पे हम लोगों ने वैदिक पीरियड की हिस्ट्री को लिखा है। तो हैं बेटा, हमारे पास लिटरेरी सोर्सेज अवेलेबल हैं। जो वैदिक टेक्स्ट हैं उन्हें हम टू ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं इन क्रोनोलॉजिकल ग्रुप। पहला है अर्ली वैदिक टेक्स्ट जो 1500 टू 1000 बीसी में लिखा गया। जैसे हम वैदिक पीरियड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड, ऐसे ही हम क्रोनोलॉजिकल ग्रुप्स में हमारे वैदिक टेक्स्ट को भी डिवाइड कर सकते हैं। एक वो वैदिक टेक्स्ट जो 1500 से लेकर 1000 बीसी में लिखे गए होंगे, when most of the hymns of ऋग्वेद वर composed। अब आपको इसको वेदा बोलना है तो यू कैन गो विद दैट, मैं इसको वेद ही बोलूंगी, ठीक, कोई बात। तो ये जो वो टाइम था 1500 से लेकर के 1000 बीसी तक का, जो बहुत सारे जो हिम्स थे ऋग्वेद के वो लिखे जा चुके थे। फिर जो लेटर वैदिक टेक्स्ट है उसका टाइम फ्रेम क्या है, 1000 बीसी से लेकर 500 बीसी तक, जिसमें जो रिमेनिंग वेद हैं वो सब लिखे गए, उनकी ब्रांचेस लिखी गई। ऋग्वेद के बाद वाले वेद और उनकी ब्रांचेस लेटर वैदिक टेक्स्ट, लेटर वैदिक एज में लिखे गए, इसीलिए उन्हें क्या कहते हैं, लेटर वैदिक टेक्स्ट, ठीक है। अब ये जो वर्ड हिम है बेटा, इसको हम स्तुति, भजन, स्तोत्र, मतलब मंत्र वगैरह बोल सकते हैं, ठीक हुई बात। अब वेद लिखे गए और उनकी ब्रांचेस लिखी गई, तो ब्रांचेस में क्या क्या आता है, ब्राह्मण्स, अरण्यक्स, ब्राह्मण्स लिखे गए, अरण्यक लिखी गई, जो किसके अंदर आती हैं, ब्रांचेस के अंदर आती हैं, और उपनिषद लिखे गए, ठीक है। तो ब्राह्मण्स, अरण्यक और उपनिषद ये क्या है, ब्रांचेस हैं वेद की। द टू पीरियड करस्पॉन्ड टू फेजेस ऑफ आर्यन एक्सपांशन इन इंडिया। ये दो पीरियड हैं, ये दो पीरियड हमें आर्यन एक्सपांशन के रिगार्ड में बताते हैं कि भैया दो फेज में आर्यन एक्सपांशन हुआ इंडिया में। बेटा उस टाइम के लोगों की जैसी सोशल, जैसी इकोनॉमिक और जैसी पॉलिटिकल लाइफ थी, जैसा उनका रिलीजियस एस्पेक्ट था, रिलीजियस सोच थी, मतलब उस टाइम में जो लोग रहते थे, जिस तरीके की समाज में वो रहते थे, जिस तरीके से वो इनकम को अर्न करते थे, राजनीति कैसी थी, ये सब हमें किस में दिखा, वैदिक लिटरेचर में दिखा। केम टू बी रिफ्लेक्टेड इन वैदिक लिटरेचर। इसीलिए जो वेद हैं वो स्टोर हाउस है बेटा किसका, नॉलेज का। उस टाइम में लोग पैसा कैसे कमाते थे, समाज में कैसे रहते थे, ये सब अगर आपको जानना है तो आप वैदिक लिटरेचर को पढ़ो। और इसीलिए हम वैदिक लिटरेचर को या वेद को क्या कहते हैं, स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज। जो वैदिक लिटरेचर है वो संस्कृत में लिखा गया। ये जो टर्म वेद है ये डिराइव हुआ है संस्कृत वर्ड विद से। विद का मतलब होता है नॉलेज। तो जो वर्ड वेद है, आप, मैं बार बार बोल रही हूँ, आप इसको वेद आप पढ़ सकते हो, पर मैं इसको वेद ही पढ़ती हूँ। जो वैदिक लिटरेचर है वो किस भाषा में लिखा गया बेटा, संस्कृत में लिखा गया। जो वेद है वो किस भाषा से डिराइव हुआ है, संस्कृत वर्ड विद से डिराइव हुआ है, जिसका मीनिंग होता है नॉलेज। अब बेटा जो वैदिक लिटरेचर है इसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक है श्रुति और दूसरा है स्मृति। श्रुति मतलब सुनना, स्मृति मतलब ध्यान रखना। अगर हम इनकी लिटरल मीनिंग की बात करें तो ये ऐसा है, पर यहाँ पर थोड़ा सा डिफर करेगा, ठीक है। इट इज बिलीव्ड, ये बिलीव किया जाता है कि जो श्रुति है उसको सीधे रिवील करने वाले कौन थे, गॉड थे। गॉड ने रिवील किया, बताया है सेजेस को श्रुति के बारे में, ठीक है। श्रुति सीधे रिवील की गई है भगवान के द्वारा, किसको, सेजेस को, और फिर सेजेस ने इसको ओरली जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन किया है। पर वहीं पर अगर हम स्मृति की बात करें तो स्मृति वो लिटरेचर है जिसको कंपोज किसने किया है, ऋषियों ने किया है। ऋषि ने स्मृति को कंपोज किया है, खुद लिखा है, जबकि कि जो श्रुति है उसको भगवान ने खुद सेजेस को बताया है। फिर से बेटा दोनों शब्दों पे ध्यान दो, श्रुति जो सुना गया है, स्मृति जो याद रखा गया हो। श्रुति सीधे भगवान ने किसको सुनाई थी, सेजेस को सुनाई थी, और फिर सेजेस ने इसको ओरली वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफर किया है। वहीं पर अगर हम स्मृति की बात करें तो इन्हें ऋषियों ने कंपोज किया है, ठीक है। अब हम वैदिक लिटरेचर को क्लासीफाई करेंगे तो वैदिक लिटरेचर को हम फॉलोइंग कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहले हैं वेद, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, ठीक है, और उनकी संहितास।
तो बेटा 4 वेद कौन-कौन से हो गए? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और उनकी संहिता। इन सबको हमने किस कैटेगरी में रखा है? 4 वेदों की कैटेगरी में रखा है। फिर ब्राह्मण और उनकी संहिता, हर ब्राह्मण की अपनी संहिता है, फिर आरण्यक और फिर उपनिषद। फिर से ध्यान से सुनो, वैदिक लिटरेचर को हम कितनी कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं? तो पहले तो 4 वेद हैं जिनका नाम है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और उनकी संहिताज हैं। फिर ब्राह्मण्स हैं और उनकी संहिताज हैं, फिर आरण्यक है और फिर उपनिषद हैं। अब हम डिस्कस करेंगे बेटा वेद्स को। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ऋग्वेद को। ये ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट है पूरे वर्ल्ड का, पूरी दुनिया का, पूरे विश्व का सबसे पुराना रिलीजियस टेक्स्ट कौन सा ही है? ऋग्वेद। धार्मिक ग्रंथ की बात करें तो सबसे पुराना धार्मिक ग्रंथ पूरी दुनिया का कौन सा ही है बेटा? ऋग्वेद। इसे फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्स्ट विटनेस ऑफ मैनकाइंड या फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड। ये 10 मंडल्स में डिवाइडेड है और कहा जाता है, माना जाता है कि ये अर्ली वैदिक पीरियड में कंपोज हुआ होगा, मतलब 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी में, इसी टाइम फ्रेम में ये बना होगा, लिखा गया होगा। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? द फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड। ये ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट है, ये 10 मंडल्स में डिवाइडेड है। इसे माना जाता है, ये कहा जाता है कि ये कंपोज हुआ होगा अर्ली वैदिक पीरियड में। और अर्ली वैदिक पीरियड का टाइम फ्रेम क्या है? 1500 टू 1000। जो हिम्स हैं, जो हिम्स किस में लिखी गई हैं बेटा? ऋग्वेद में। तो हिम्स सेजस ने डेडिकेटेड की हैं, समर्पित की हैं किसको बेटा? भगवान को। तो जितने भी भजन हैं वो किसके लिए लिखे गए हैं? भगवान के लिए लिखे गए हैं। लिखे किसने? सेजस ने लिखे हैं। ठीक है, तो जो हिम्स है वो डेडिकेटेड हैं किसको? गॉड को। डेडिकेट कौन कर रहा है बेटा? सेजस। ठीक है, ऋषि बोल सकते हैं हम, साधु बोल सकते हैं, ऋषि बोल सकते हैं। दे वर पास्ड ऑन ओरली फ्रॉम टीचर टू देयर डिसिप्लाई। अब जो टीचर होता था, देखो आप लोग अगर अपने गुरुकुल परंपरा की बात करो तो वहाँ लिखने का इतना ट्रेंड नहीं था। जो भी नॉलेज होता था वो गुरु से बच्चों को, मतलब जो उनके डिसिप्लाई, जो उनके अनुयायी होते हैं, उनको ओरली पास ऑन होता था और वो बहुत अच्छा भी था। अब आप लोगों के पास इतनी बुक्स, इतनी कॉपीज है ना, तो आप जब टीचर पढ़ाते हैं तो ध्यान नहीं रखते। अच्छा, इस टीचर का समझ में नहीं आया, यूट्यूब पे देख लेंगे। यूट्यूब में ये वाली मैडम का समझ में नहीं आया, दूसरी वाली मैडम का देख लेंगे, पर खुद ध्यान लगाने की कोशिश नहीं करते हो, खुद ध्यान से पढ़ने की कोशिश नहीं करते हो। ठीक है, अगर पुराना वाला टाइम होता तो क्या होता? आप स्कूल में जब बैठे होते तब बस टीचर बोल रहा होता और वही एक सोर्स होता, उसके अलावा घर पे आपको कोई सोर्स नहीं मिलता। तो आप ध्यान से उस टीचर को सुनने की कोशिश करते, उससे क्वेरी करते, उससे और ज़्यादा जानने की कोशिश करते, क्वेश्चंस करते। पर अब वो सब ट्रेंड ही खत्म हो गया है, क्योंकि अब रिटर्न लिटरेचर, रिटर्न इतनी बुक्स अवेलेबल है आपके पास, चैनल्स अवेलेबल है आपके पास। पर जो पुराने टाइम में क्या होता था, जो टीचर होता था वो अपनी नॉलेज को ओरली पास ऑन करता था, अपने डिसिप्लाइज को, अपने अनुयायियों को, अपने बच्चों को। फिर से पूछ रही हूँ, ऋग्वेद कितने मंडल्स में डिवाइडेड है? तो 10 मंडल्स में डिवाइडेड। अब बेटा अगर उस पर्टिकुलर टाइम में 1500 बीसी से 1000 बीसी तक जो लोग रहते थे, उनके बिलीफ सिस्टम कैसा था, उनका सोशल स्ट्रक्चर कैसा था, इसको अगर जानना है तो उसका ऑथेंटिक सोर्स ऋग्वेद ही है, ऋग्वेदिक हिम्स ही है। ऋग्वेदिक हिम्स को जब आप पढ़ोगे, समझोगे, तो आपको नॉलेज मिलेगा कि भाई उस टाइम के जो लोग थे वो लोग कैसे थे, कैसे रहते थे, अर्निंग कैसे होती थी। ठीक है, तो उस टाइम के लोगों के बारे में जानना है तो आपके पास एक ही ऑथेंटिक सोर्स है, वो है ऋग्वेदिक हिम्स। चलो, तो बहुत सारी जो इंडियन फिलॉसफी है बेटा, मच ऑफ इंडियन फिलॉसफी जो है, भारतीय दर्शन शास्त्र जो है, वो ऋग्वेद पे ही डिपेंड करता है। जो गायत्री मंत्र, हम लोगों के स्कूल में तो हमारी प्रेयर गायत्री मंत्र से ही स्टार्ट होती है। मुझे नहीं पता आप लोगों के स्कूल में गायत्री मंत्र पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, पर सारे बच्चों को पढ़ना चाहिए। तो जो गायत्री मंत्र है वो भी किस में ही है? ऋग्वेद में है। और इस गायत्री मंत्र के ऊपर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग कोनों में रिसर्च हो रही हैं। बहुत सारे रिसर्चर का मानना ये है, जो अलग अलग जगह रिसर्च हो रही है, उनका कंक्लूजन ये निकला है कि अगर हम गायत्री मंत्र रोज पढ़ें, रोज बोलें, अगर हम गायत्री मंत्र को चैंट करें तो ये डिप्रेशन को कम कर देगा, एंजाइटी को कम कर देगा, स्ट्रेस, एंगर, नेगेटिव फीलिंग, ये सब नेगेटिव इमोशन आपके दिमाग से निकाल देगा, आपकी इनर कॉन्शियसनेस को जगाएगा और आपकी मेंटल हेल्थ को सही कर देगा। और जहाँ आपकी मेंटल हेल्थ सही हुई, वहाँ आपका ध्यान ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चीज़ों में लगने लगेगा और आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो ये जो फेमस गायत्री मंत्र है, जिसके ऊपर पूरी दुनिया में रिसर्च चल रही है, ये भी ऋग्वेद में लिखा हुआ है। अब बेटा अगर मैं बात करूं ऋग्वेद की, तो देखो ऋग्वेद रिलीजियस है।
अगर ऋग्वेद की नेचर की बात करें तो वो कैसा है, रिलीजियस है, क्योंकि धर्म की बातें ज़्यादा लिखी गई हैं उसमें। फिर भी ये एक वैल्यूएबल सोर्स है इन्फॉर्मेशन का ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स, बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के रिगार्ड में अगर आपको नॉलेज चाहिए तो आप ऋग्वेद को रेफर कर सकते हैं। देखो ये रिलीजियस नेचर का ये मैंने मान लिया, पर इसके अलावा भी बहुत कुछ उसमें है जो हमें पढ़ना चाहिए। अब हम बात करेंगे सामवेद की। तो ये जो टर्म साम है उसका मीनिंग होता है स्वीट सॉन्ग और द मेलोडी। मेलोडी, स्वीट सॉन्ग, ये किसका मतलब होता है बेटा, साम का। इस वेद में हिम्स भी लिखी गई हैं जो कहाँ से हमने बोरो की है, कहाँ से उधार में ली है, ऋग्वेद से। ठीक है, मतलब सामवेद के अंदर बहुत सारे हिम्स हैं जो कहाँ से आए हैं, ऋग्वेद से आए हैं। जो हिम है सामवेद के, उनका मतलब होता है द हिम्स इन सामवेद वर मीन टू बी sung एट द टाइम ऑफ सेक्रीफाइस बाय द प्रीस्ट। जो सामवेद में हिम्स लिखी गई हैं उन्हें गाया जाता है, उन्हें चैंट किया जाता है। कौन चैंट करता है, प्रीस्ट मतलब पुजारी। कब, एट द टाइम ऑफ सेक्रीफाइसेस, जब भी सेक्रीफाइस होंगे तो सामवेद के जो हिम्स हैं उन्हें बोला जाएगा, उन्हें चैंट किया जाएगा, गाया जाएगा। अब हम यजुर्वेद की बात करेंगे। यजुर्वेद में जो भी हिम्स हैं उन्हें किस पर्टिकुलर टाइम पे चैंट किया जाता है, जब यज्ञनाज हो रहे हों, यज्ञ हो रहे हैं, या यज्ञ का आपने बचपन में पढ़ा होगा ना, तो जब भी यज्ञ हो रहे होते हैं, इंग्लिश में यज्ञनाज हो रहे होते हैं, उस टाइम में जो हिम्स रिसाइट किए जाते हैं वो यजुर्वेद में है। टू रिमेम्बर, सामवेद के हिम्स को हम कब रिसाइट करते हैं, एट द टाइम ऑफ सेक्रीफाइस, और जो यजुर्वेद है उसके हिम्स को हम कब रिसाइट करते हैं बेटा, एट द टाइम ऑफ यज्ञ, यजनास। चलो, तो जो हिम्स हैं इस वेद में वो हमें सोशल और रिलीजियस लाइफ के रिगार्ड्स में बताते हैं। जो कौन फॉलो करते थे, आर्यंस। आर्यंस की सोशल लाइफ कैसी थी, रिलीजियस लाइफ कैसी थी, उसके रिगार्ड्स में अगर आपको जानना है तो आप हिम्स पढ़ें किसकी, यजुर्वेद की। अब हम बात करेंगे अथर्ववेद की। तो जो अथर्ववेद है उसमें वो सारी हिम्स हैं जो मैजिक, चार्म, जादू है ना, उसके रिगार्ड्स में बात करती हैं। बहुत सारे जो हिम्स हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। ये हमें आत्मा में कितनी शक्ति होती है उसके बारे में बताते हैं। ज्ञान, नॉलेज क्या है, कर्म, एक्शन मतलब हम जो भी काम करते हैं उसका क्या इम्पोर्टेंस है। इनवोकेशन, उपासना क्या चीज होती है। उपासना आप समझते हो ना, किसी चीज को पाने के लिए हम जो कंटिन्यू प्रार्थना करते हैं कि भगवान ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, तो उपासना। इन्वोकेशन, कर्मा, एक्शन, नॉलेज, इन सब से डील करती हैं अथर्ववेद की हिम्स। पहली बात तो ये ध्यान रखना, मैजिक चार्म से डील करता है, जादू वगैरह से जो आपको जानना हो, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, शक्तियाँ कितनी होती है आत्मा में, ज्ञान, कर्म, इन्वोकेशन मतलब उपासना, ये सारी चीज़ें मिल गई आपको अथर्ववेद में। कुछ जो हिम्स हैं वो मेडिसिन से भी डील करती हैं। मेडिसिन बोले तो चिकित्सा से, मतलब आपको इलाज वगैरह भी मिल जाएगा किसमें, अथर्ववेद में। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनका इलाज अथर्ववेद में है। अब हम डिस्कस करेंगे ब्रह्मानस को या ब्राह्मण को। इसको क्या बोलना चाहिए एक्चुअल में, हमें ब्राह्मण। ठीक है, क्या बोलना चाहिए, ब्राह्मण। और आप ब्रह्मानस भी बोल सकते हैं। ये वेद के बाद लिखे गए हैं। ये सिंपल कमेंट्री है। किसकी कमेंट्री है बेटा, वेद की। ठीक है, वेद थोड़े कॉम्प्लिकेटेड थे तो उनको जनमानस के लिए रेडिली अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए कि भाई कोई भी इसको पढ़े और समझ जाए, तो फिर क्या लिखे गए, ब्राह्मण्स रिटन आफ्टर वेद एज देयर सिंपल कमेंट्री। जो ब्रह्मानस है या जो ब्राह्मण है वो प्रोस के फॉर्म में है। ठीक है, प्रोस के फॉर्म का मतलब समझ में आता है आपको क्या होता है, जो पोएट्री ना हो उसे हम क्या कहेंगे, प्रोज। ठीक है, देखो मेरी बात सुनो। जब भी आप इंग्लिश की कोई पोएम पढ़ते होंगे, पॉम पढ़ते होंगे, क्योंकि हाँ पोम पढ़ते होंगे, तो आप लोग जब उसको पढ़ते होंगे तो आपको एग्जैक्ट मीनिंग जो वर्ड का है वो डिफर कर जाता है। हमें पोम पढ़ने के बाद इजीली समझ में नहीं आता है कि वो किसकी बात कर रही है। भाई देखो, आपका लिटरेचर पार्ट अगर बहुत अच्छा है तो आपको पोम इजीली समझ में आ जाएगी। पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे मैं खुद, जब मैं पोएम पढ़ती हूँ या जब पोम पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ें उसमें समझ में नहीं आती। पर जब मैं एक चैप्टर पढ़ती हूँ, एक लेसन पढ़ती हूँ, तो मैं इजीली उसका मीनिंग डेराइव कर लेती हूँ, है ना। तो ऐसे सबके साथ ही प्रॉब्लम होती है। तो पोएट्री के फॉर्म में ना होना ही सबसे अच्छी बात है किसकी, ब्राह्मण की, ब्रह्मानस की।
दे एक्सप्लेन इन सोशल एंड रिलीजियस इंपॉर्टेंस ऑफ रिचुअल्स। ये हमें बताते हैं कि भैया क्या सामाजिक क्या धार्मिक महत्व है रिचुअल्स का, सेक्रीफाइसेस की क्या वैल्यू है, जो ब्राह्मण्स हैं उनकी हिस्टोरिकल बहुत ज़्यादा वैल्यू है। ईच वेद हैड सेवरल ब्रह्मांड्स, हर वेद के बहुत सारे ब्रह्मांड्स हैं या ब्राह्मण्स हैं। हर वेद के, हर वेदा के बहुत सारे ब्राह्मण्स होते हैं। अब देखो ब्राह्मण्स की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो वेद लिखे गए हैं थोड़े कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स वे में लिखे गए हैं, तो उनकी सिंपल कॉमेंट्री हमने किस में दे दी है, ब्राह्मण में। और सबसे बड़ी बात जो सबसे पॉजिटिव टेक्स्ट है वो ये है कि ये किस में लिखे गए हैं, प्रॉस में, मतलब पोएट्री के फॉर्म में नहीं है। अब हम पढ़ेंगे अरण्यक्स को। अरण्यक्स को देखो, ये फॉरेस्ट बुक है, ये किसको गाइड करने के लिए लिखी गई है, हर्मिट्स को। अब हर्मिट्स क्या होता है बेटा, एकांतवासी बोल सकते हो आप इसको, सन्यासी बोल सकते हो, और आप इसको मंक भी बोल सकते हो। मंक, सन्यासी, एकांतवासी, मतलब एग्जैक्टली वो व्यक्ति जो वनों में जंगलों में जाके रहता है शांति की तलाश में, एकांतवास की तलाश में, मतलब अकेले रहने की इच्छा में। चलो, तो इन्हें फॉरेस्ट बुक्स भी कहा जाता है। ये किसके गाइडेंस के लिए बनी है, हर्मिट्स और स्टूडेंट्स हु इज लिविंग इन फॉरेस्ट। चलो देखो, ये जो अरण्यक्स हैं ये लास्ट पार्ट है या कंक्लूडिंग पार्ट है, लास्ट पार्ट तो नहीं बोलना चाहिए, कंक्लूजन। जितना भी ये ब्राह्मण्स में जो भी कुछ लिखा है उसको कंक्लूड किया है अरण्यक में। लास्ट पार्ट बोलना तो ये होगा कि भाई किसी का लास्ट पार्ट, तो ये तो गलत होगा बोलना। मतलब जितने भी ब्राह्मण्स लिखे गए हैं उनका कंक्लूजन आपको किस में मिलेगा, अरण्यक्स में मिलेगा। दे फॉर्म द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ ब्राह्मण्स। और जो अरण्यक्स है उनकी जो मेन थीम है वो है मिस्टिसिज्म और फिलॉसफी। फिलॉसफी को हम बोलते हैं बेटा दर्शन, ठीक है। फिलॉसफी क्या है, दर्शन शास्त्र है। अब दर्शन को समझना अपने आप में बड़ा मुश्किल है, पर ठीक है अभी तो ये जान लो, फिलॉसफी अगर इंग्लिश वर्ड आपको समझ में आता होगा तो फिलॉसफी मतलब दर्शन की बात ये करता है। मिस्टिसिज्म बोले तो रहस्यवाद। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं ना बेटा जिनको आज तक हम समझ नहीं पाए हैं, उसके अंदर अभी बहुत हमें पढ़ने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि भाई एटम से भी कोई छोटी यूनिट होती होगी क्या, है ना। जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूं कि ब्लड रेड क्यों है, तो आप बोलोगे आयरन की वजह से। आयरन रेड क्यों है, तो इसकी वजह से। पर वो रेड क्यों है, तो उस एग्जैक्ट रीजन को जानने की कोशिश करना वो है रहस्यवाद। देखो फिर से सुनो, ब्लड रेड क्यों है, तो हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन रेड क्यों है, क्योंकि उसमें आयरन है। भाई आयरन रेड क्यों है, ठीक है। आयरन रेड क्यों है इसका पता लगाना, या आयरन रेड क्यों है इसका भी पता चल जाए तो वो चीज रेड क्यों है। थोड़ा सा रहस्यवाद, मतलब मिस्टिसिज्म, है ना। और एक टाइम आएगा बेटा जहां पर जाकर आपका साइंस, आपका नॉलेज रुक जाएगा। इस चेन को ही जब आप आगे कंटिन्यू करो, भले भले गूगल की हेल्प ले लो, एआई की हेल्प ले लो कि भाई ब्लड रेड क्यों है, ये क्यों है, वो क्यों है, वो क्यों है, फिर एक टाइम भी जाके आपके सारे एआई सारा गूगल खत्म। और फिर ऐसा क्यों है उसको जानने के लिए आपको जो पढ़ाई करनी पड़ेगी उसको हम बोल सकते हैं मिस्टिसिज्म, ठीक हुई बात। आप इसको सिर्फ और सिर्फ जादू टोने से, ब्लैक मैजिक से मत रिलेट करना, है ना। अब हम बात करेंगे उपनिषद की। तो ये फिलोसफिकल कमेंट्रीज हैं वेद की, ठीक है। सिंपल कमेंट्री ऑफ वेद इज नोन एज ब्राह्मण्स, है ना, ब्रह्मानस। पर अगर फिलोसफिकल कमेंट्री की बात करें हम वेद की तो वो है उपनिषद, ठीक है। कर्म क्या है, अच्छे कर्म करोगे तो क्या होगा, बुरे करोगे तो क्या होगा, मोक्ष क्या है, क्या स्वर्ग में जाने को हम मोक्ष बोलते हैं, या आत्मा का परमात्मा में मिलना मोक्ष है, ये ध्यान हो। माया क्या है, क्या आज हमारे आसपास जो भी कुछ है वो माया है, कि रियल में हम सारी चीज़ों को कंट्रोल पर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। इनको एक्सप्लेन किया हुआ है डिटेल में, किसमें, उपनिषद में। देखो मैं बोलूँ कि मुझे डॉक्टर बनना था पर मैं बन नहीं पाई, मुझे इंजीनियर बनना था पर मैं बन नहीं पाई, मैं चाहती थी मैं क्लास में टॉप कर जाऊँ, मैंने कोशिश भी की पर मैं कर नहीं पाई। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सारी चीज़ें हमारे हाथों में नहीं है। तो क्यों नहीं है भैया, फिर किसके हाथों में है, ये सारी चीज़ें, है ना। तो जो फिलोसफिकल कमेंट्रीज हैं वेद की वो है उपनिषद। यहाँ पर हमें कर्म क्या है, मोक्ष क्या है, माया क्या है, उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। अगर आपको माया समझनी हो ना तो बेटा एक मूवी है मैट्रिक्स, उस मूवी को देखो। जब आप मैट्रिक्स के पार्ट 1 पार्ट 2 को देखोगे ना तब आपको समझ में आया कि एक्चुअली में सही हमारे साथ भी तो ऐसा ही नहीं हो रहा है कि हमें कोई चला रहा है और हम चलते जा रहे हैं, हमारे हाथ में एक्चुअल में कुछ नहीं। अगर हमारे हाथों में कुछ होता तो क्या कभी हमारा एक्सीडेंट होता,
है ना, हमारे रिलेटिव्स का एक्सीडेंट होता, क्योंकि भाई हम तो बोल रहे ना, हम तो गाड़ी बहुत अच्छी चला रहे हैं, कुछ भी नहीं हो सकता हमारे साथ, मुझे तो गाड़ी पूरी अच्छी चलानी आती, फिर भी कुछ होता है। हम नहीं चाहते हम बीमार हो, फिर भी हम बीमार हो जाते हैं। ठीक है, हम नहीं चाहते फिर भी कोरोना जैसी चीज़ें आ जाती है। तो हमारे हाथ में एक्चुअल में कुछ भी नहीं है। मैं सच में सजेस्ट करूँगी मैट्रिक्स 1 मैट्रिक्स 2 देखो, बहुत बढ़िया तरीके से उसमें माया को एक्सप्लेन किया हुआ है। और जब मैट्रिक्स स्टार्ट होती है ना, तब भी उसमें हमारे उपनिषद वेद का स्टार्टिंग में वो दिया हुआ है कि भैया यहाँ से प्रेरित हैं ये लोग। जो उपनिषद्स हैं वो बेसिक सोर्स है इंडियन फिलॉसफी का। इंडियन फिलॉसफी अगर आज जितनी भी हम जानते हैं, भारतीय दर्शन शास्त्र, वो कहीं ना कहीं उपनिषद से लिया गया है। ये बेसिक सोर्स है इंडियन फिलॉसफी का। इन्हें बेटा अगर हम उपनिषद की बात करें तो उपनिषद को किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखा है, कंपोज बाय डिफरेंट सेजेस। इन्हें अलग अलग टाइम पे अलग अलग संतों ने, अलग अलग साधुओं ने, ऋषियों ने लिखा है, सेजेस ने लिखा है। और बाद में जितना भी वैदिक लिटरेचर आया है ना, उसका फाउंडेशन कहाँ पर ही है? उपनिषद में ही। उपनिषद ने फाउंडेशन रखा किसका? आने वाले भविष्य के वैदिक लिटरेचर का। एक बार आप इसको रीड कर लो तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। कंपोज बाय डिफरेंट सेजेस, they are said to form the foundation on which later edition of Vedic literature rest। बाद में जितना भी वैदिक लिटरेचर आया उसका फाउंडेशन उपनिषद में ही मिलता है। अगर हम मोस्ट फेमस उपनिषद की बात करें कि भैया सबसे ज्यादा फेमस उपनिषद कौन सा है, तो पहला है छंदोग्य उपनिषद। इसको हिंदी में कैसे लिखते हैं बेटा? छंदोग्य उपनिषद। छा है ये, छंदोग्य मत पढ़ना इसको, छंदोग्य उपनिषद। फिर है केना, केना नहीं है ये, क्या है? केन उपनिषद। फिर है ऐतिहार उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद। क्या है ये? ऐतरेय। मैं ये हिंदी इसलिए लिख रही हूँ कि आप पढ़ना सीख जाओ भाई। इंग्लिश में जो लिखा है वो तो लिखा है, छोड़ दो, पर हम हिंदी में उसे क्या कहते हैं, एक्चुअल में इनके नाम क्या है? तो पहला है छंदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद। दूसरा है केन उपनिषद। तीसरा है जिसको हम ऐतरेय उपनिषद पढ़ते हैं, वो है ऐतरेय उपनिषद। और फिर है तैत्तरीय उपनिषद, जिसे हम पढ़ते हैं तैत्तिरीय उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद। ठीक है, और बस इतने ही उपनिषद के नाम दिए हैं। एक बार फिर से लिखूं क्या? देखो, पहला है हमारे पास छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद। स्पेलिंग ये वाली लर्न करना, पर बोलना छांदोग्य ही, नहीं तो किसी हिंदी वाले को बोलोगे ना चांदोग्य उपनिषद, है ना, तो जो ब्राह्मण पंडित होगा ना वो मारेगा आपको पकड़ के, क्या बोल रहे हो भैया ये? छंदोग्य उपनिषद। फिर क्या है? केना नहीं है, केन है। आपके घर में पंडित जी आए, आप बोलो मुझे उपनिषद के नाम आते हैं पंडित जी, बोलो भैया छांदोग्य उपनिषद। भैया ऐसा कोई उपनिषद है ही नहीं, छांदोग्य उपनिषद। केन, केना नहीं है। फिर ऐतरेय उपनिषद। फिर है आपका तैत्तिरीय उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, रामे बड़ी की मतलब तैत्तिरीय उपनिषद। ठीक है बेटा, अब हम एलाइड वैदिक लिटरेचर की बात करेंगे। तो एलाइड वैदिक लिटरेचर में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वेदांग को। इसको वेदांगास नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना? वेदांग। ठीक है, तो जो वेदांग है वो हमें बताते हैं कि हमें वेद को कैसे चैंट करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे बोलना है। ठीक है, तो वेद को समझना हो, जानना हो, तो आपको वेदांग जरूर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 6 वेदांग हैं जो कि डील करते हैं प्रोनाउंसिएशन में। भाई प्रोनाउंसिएशन कैसा होना चाहिए, ग्रामर क्या है, एटिमोलॉजी क्या है, मैट्रिक्स क्या है, और एस्ट्रोनॉमी क्या है। तो वेदांग हमें बताते हैं कि हमें वेद को कैसे पढ़ना है, कैसे चेंट करना है। 6 वेदांग हैं जो अलग अलग चीज़ों में डील करते हैं, या अलग अलग हमें बताते हैं भैया कि प्रोनाउंसिएशन कैसे होना चाहिए, ग्रामर कैसी होनी चाहिए, एटिमोलॉजी क्या है, मैट्रिसेस क्या है, मैट्रिक्स क्या है, एस्ट्रोनॉमी क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सूत्र। अब हम सूत्र की बात करते हैं तो सूत्र को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है श्रौत सूत्र। क्या है? श्रौत सूत्र, ऐसे करके लिखते हैं, श्रौत सूत्र। ठीक है, जो कि डील करता है यज्ञ और सेक्रीफाइसेस में, यज्ञास और सेक्रीफाइसेस में कौन सा सूत्र डील करता है? श्रौत सूत्र। ठीक है, फिर आएगा गृह सूत्र।
और समार्थ सूत्र, ग्रह सूत्र या समार्थ सूत्र, जो डील करता है फैमिली लाइफ से जितनी भी सेरेमनीज कनेक्टेड होंगी, जैसे शादी होती है, बच्चा होता है, बच्चे का मुंडन होता है ना, फिर जनेऊ होता है, तो ये जो सारी चीजें हैं वो सारी चीजें। तो पहला जो सूत्र है उसका नाम क्या है? श्रौत सूत्र। दूसरा क्या है? ग्रह सूत्र। और ग्रह सूत्र को ही हम क्या कहते हैं? स्मार्त सूत्र। ठीक है, जो उन सेरेमनीज से डील करता है जो फैमिली लाइफ से जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है। श्रोत्र सूत्र यज्ञ और सेक्रीफाइसेस, यजनाज और सेक्रीफाइसेस से डील करता है। फिर अगर हम तीसरा धर्म सूत्र की बात करें तो ये हमें वो रूल्स, वो रेगुलेशन या कोड ऑफ कंडक्ट बताता है जिसके अकॉर्डिंग हमें रहना चाहिए, हमारी लाइफ को स्पेंड करना चाहिए ऑन द वेरियस स्टेजेस इन देयर लाइफ। बच्चे हैं तो क्या करना चाहिए, जब युवा अवस्था में है तो क्या करना चाहिए, शादी के बाद वाली लाइफ कैसी होनी चाहिए, फिर हमें संन्यास कब ले लेना चाहिए, ये हमें बताता है। तो जो सूत्र है वो 3 ग्रुप्स उसमें डिवाइडेड है, श्रौत सूत्र, ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र। श्रौत सूत्र की अगर हम बात करें तो वो हमें बताता है कि भैया यज्ञ और सेक्रीफाइसेस किस तरीके से होंगे। फिर हमें ग्रह सूत्र बताता है फैमिली लाइफ या फैमिली लाइफ से कनेक्टेड जितनी भी सेरेमनीज होती हैं वो कैसे परफॉर्म की जाएगी। धर्म सूत्र हमें बताता है कि तुम्हें कैसे रहना चाहिए। अब हम बात करेंगे उपवेद की। तो जैसे कि नाम बता रहा है ये सब्सिडरी वेद है। उपवेद वेद के उप है ना, सब्सिडरी वेद है। ये 4 हैं। आयुर्वेद है जो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में डील करता है। धनुर्वेद है जो आर्ट ऑफ वॉरफेयर की बात करता है, युद्ध कैसे लड़े जाएंगे। ठीक है, उपवेद क्या है? सब्सिडरी वेद है। ये 4 होते हैं। यजुर्वेद जो कि इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में डील करेगा। धनुर्वेद जो आर्ट ऑफ वॉरफेयर मतलब युद्ध कैसे लड़ना है, युद्ध नीति की बात करेगा। गंधर्व वेद है जो हमें म्यूजिक बताता है। शिल्प वेद है जो हमें आर्ट और आर्किटेक्चर के रिगार्ड्स में बताता है कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो उपवेद कितने हैं बेटा? 4। आयुर्वेद जो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, धनुर्वेद जो आर्ट ऑफ वॉरफेयर है, गंधर्व वेद जो म्यूजिक की बात करता है, शिल्प वेद जो आर्ट और आर्किटेक्चर की बात करता है। अब आपको इसको दर्शनास पढ़ना है तो वो पढ़ लो। वैसे एक्चुअल में ये क्या है? दर्शन। ठीक है बात। 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी हैं जिन्हें हम शद दर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? शद दर्शन। तो 6 स्कूल्स हैं इंडियन फिलॉसफी के जिन्हें हम शद दर्शन कहते हैं। इसमें न्याय दर्शन आता है, वैशिका आता है, सांख्य आता है, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। फिर से ध्यान से सुनो, शद दर्शन में आएगा न्याय दर्शन, वैशिका, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। दे ऑल प्रोपेगेट द वर्च्यू ऑफ लाइफ। ठीक है, ये किसकी बात करते हैं? वर्च्यू ऑफ लाइफ की। तो बेटा ये जीवन में इंटरनल लाइफ, एटर्नल लाइफ उसको ज़्यादा वैल्यू देते हैं, उसके रिगार्ड में बात करते हैं और अपोज करते हैं एक्सटर्नल रिचुअल्स को। ऑल इन ऑल हम कह सकते हैं कि एक्सटर्नल रिचुअल्स पे ध्यान ना देकर उनका अपोज करते हैं कौन? दर्शन। अब हम पढ़ेंगे धर्मसूत्र को। तो बेटा जो लॉ बुक्स हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? धर्मसूत्र। अगर धर्मसूत्र और हम स्मृतिज को मिला दें, है ना, विद देयर कॉमेंट्रीज, तो इन्हें हम कहते हैं, क्या कहते हैं? धर्मसूत्र। और धर्मसूत्र के अंदर क्या लिखी गई हैं बेटा? कि जो डिफरेंट क्लासेस हैं लोगों की, पीपल की जो डिफरेंट क्लास हैं उनकी क्या ड्यूटीज़ है। ठीक है, और बेटा ये जो पेज है आपको लग रहा है कि इस पेज से हम वीडियो बना सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, इसलिए वीडियो को हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं।